अब हमारा कॉन्सेप्ट आता है आउटसोर्सिंग, कि ये आउटसोर्सिंग क्या है। आउटसोर्सिंग पहले आप समझो कि हमें, अगर हमारी कोई कंपनी है, हमें उसमें जो मेन काम है हमारा वो तो है ही, लेकिन हमें छोटे मोटे काम भी करवाने पड़ जाते हैं, तो वो हम अपने यहाँ ही अगर करवाएंगे तो हमें कितना ज़्यादा उसका पूरा सेटअप लगाना पड़ेगा, ऑफिस जनरेट करना पड़ेगा, सैलरीज देनी पड़ेंगी। लेकिन अगर हम कहीं वो काम जो हमारा एक एक्स्ट्रा काम है रिकॉर्ड रखने का या ये सारी चीज़ें, हम किसी और को दे दें, जो वहाँ पे हमें लगता है कि जो लेबर है वो भी सस्ती मिल जाएगी, तो हम वो करवा लेंगे, तो उसे कहते हैं आउटसोर्स करना। जैसे कि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं, मतलब जो बाहर की कंपनीज हैं, वो क्या करती हैं, अब उनके कंपैरिजन इंडिया में तो लेबर सस्ती है, तो वो क्या करती हैं, अपना एक ऑफिस यहाँ इंडिया में एस्टैब्लिश कर देती हैं। मतलब इस तरह का काम कि उस काम को कराने से उनको कोई बहुत ज़्यादा लीगल फ़र्क नहीं पड़ रहा, या कुछ उन्हें कुछ और दिक्कतें नहीं आ रही हैं, सिर्फ काम होने से मतलब है उन्हें, तो वो यहाँ दूसरी कंट्री से काम करवा लेती हैं। तो वो ऑफिस भी दूसरी कंट्री में होता है, लोग भी दूसरी उसी कंट्री के होते हैं, और पैसा जाहिर सी बात है वो कम देते हैं उनको, क्योंकि करेंसी तो दोनों देशों की डिफर होती है, तो उनका काम हो जाता है, और जो डेवलपिंग कंट्री है उसको रोज़गार मिल जाता है। जैसे मान लीजिए अमेरिकन या जापानीज़ कंपनी है जो बाहर अपना काम कर रही है, लेकिन वो अपने कॉल सेंटर्स इंडिया में इस्टेब्लिश कर दें। अब कॉल सेंटर अगर इंडिया में हो गए तो सेटअप तो सारा इंडिया में बना, जो लोग काम करेंगे वो इंडियंस होंगे। अब इससे क्या होगा, जो सैलरी दी जाएगी उन्हें रुपीज़ में दी जाएगी, तो उनका तो काम हो जाएगा, तो उन्हें क्या बेनिफिट हुआ कि उनको एक सस्ती जगह सस्ती लेबर मिल गई काम करने के लिए। और वो काम करने के लिए उनको, अगर वो अपनी कंट्री में करते तो पूरा सेटअप लगाते, और 2.5 सैलरी डॉलर्स में देते, तो उनको महंगा पड़ता। और हमारी कंट्री को क्या बेनिफिट हो गया कि हमारी कंट्री के जो अनएम्प्लॉयड लोग थे उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिल गया, उन्हें रोज़गार मिल गया, काम करने को मिल गया। तो ये हमारी कंट्री का भी फ़ायदा हुआ और उस कंट्री का भी फ़ायदा हुआ। ठीक, इसे बोलते हैं आउटसोर्स करना। मतलब कि हमने किसी दूसरी कंट्री में अपना एक ऑफिस खोल दिया, और वहाँ पे कॉल सेंटर खोल दिया, या कुछ भी काम करने के लिए वहाँ पे रख दिया, और वो हमारा काम कर रहे हैं और हम उन्हें पैसा दे रहे हैं। ठीक, उसे बोलते हैं आउटसोर्स। तो ग्लोबलाइजेशन में सबसे बढ़िया ये चीज़ थी कि जब मतलब आउटसोर्स होने लग गया। दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट आउटकम ऑफ ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। In outsourcing, a company hires regular service from external source, mostly from other countries. जो मैंने आपको बताया कि रेगुलर सर्विस वो कहाँ से हायर कर देती है, दूसरी कंट्री से में हायर कर लेते हैं, विच वो प्रीवियसली प्रोवाइडेड इंटरनली और फ्रॉम विद इन द कंट्री, लाइक लीगल एडवाइस, कंप्यूटर सर्विस, एडवर्टीजमेंट एक्सेट्रा। इन अदर वर्ड्स, आउटसोर्सिंग मीन्स गेटिंग अ वर्क डन ऑन कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम समवन आउटसाइड। मतलब कि एक कॉन्ट्रैक्ट के जरिए आपका काम हो जाना किसी बाहरी सोर्स से, उसे बोलते हैं आउटसोर्स करना। ठीक, एज अ फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, आउटसोर्स हैज इंटेंसिफाइड इन रिसेंट टाइम्स बिकॉज ऑफ द ग्रोथ ऑफ फास्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन, पर्टिकुलरली द ग्रोथ ऑफ आईटी। अब ये जो आउटसोर्स था ये इकोनॉमिकली भी हमें बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, और ज़्यादा से ज़्यादा आईटी क्षेत्र ही ज़्यादा इसमें काम करता है। मैनी ऑफ द सर्विसेज सच एज वॉइस बेस्ड बेसिक बिजनेस प्रोसेसेस, जैसे बीपीओ कॉल सेंटर्स होते हैं, रिकॉर्ड कीपिंग, अकाउंटेंसी, बैंकिंग सर्विस, म्यूजिक रिकॉर्डिंग, फिल्म एडिटिंग, बुक ट्रांसक्रिप्शन, क्लिनिकल एडवाइस और इवन टीचिंग आर बीइंग आउटसोर्स्ड बाय कंपनीज इन डेवलप्ड कंट्रीज टू इंडिया। मतलब ये सारी चीज़ें इंडिया में आउटसोर्स कर रहे हैं लोग इन सारी चीज़ों के लिए, चाहे वो बैंक की सर्विसेज हो, चाहे म्यूजिक रिकॉर्डिंग हो, फिल्म एडिटिंग हो, कुछ भी काम हो वो यहाँ से कर रहे हैं। Most multinational corporation and even small companies are outsourcing their services to India, where they can be availed at a cheaper cost and reasonable degree of skill and accuracy. अब पढ़े लिखे लोग तो इंडिया में बहुत हैं ही, है ना, तो उससे क्या है, और उनको चीपर कम पैसे में मिल रहे हैं, तो क्या दिक्कत है। द लो वेज रेट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड मैन पावर इन इंडिया हैव मेड इट अ डेस्टिनेशन फॉर ग्लोबल आउटसोर्सिंग इन द पोस्ट रिफॉर्म पीरियड। अब इतने पढ़े लिखे बेरोजगार हमारे यहाँ पर हैं इंडिया में, और स्किल्ड पर्सन जो कि बहुत अच्छे, मतलब एक हुनर वाले, तो उनसे अगर काम करवा रहे हैं तो वो भी लो वेज रेट पर, तो उनके लिए तो फ़ायदा ही है। और हमारी कंट्री के लिए ये फ़ायदा है कि भाई चलो उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, हमारी कंट्री के लोगों को पैसा मिल रहा है। ठीक, तो ये क्या है हमारा आउटसोर्सिंग। अब हम लोग कवर करेंगे WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में हम देखेंगे, और इसमें से आपका 1 मार्क का क्वेश्चन ज़रूरी बन जाता है, मतलब ज़्यादा का भी हो सकता है, बट MCQ में तो ये ज़रूर ही पूछा जाता है। अब WTO पढ़ने से पहले मैं आपको बताती हूँ थोड़ा कि जर्नल एग्रीमेंट एंड ऑन ट्रेड एंड टैरिफ एक गैट नाम की ऑर्गेनाइजेशन थी, जो कि 1948 में स्टैब्लिश हुई थी, और इसके साथ में 23 कंट्रीज थी। ये
क्यों इस्टेब्लिश हुई थी? ये इसलिए इस्टेब्लिश हुई थी कि जो ट्रेडिंग हो रही है कंट्री टू कंट्री के बीच में, जो ट्रेडिंग हो रही है उस पर एक वॉच रखने के लिए कोई तो चाहिए ना, मतलब कोई तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जो उनको पर नज़र रखे कि कोई किसी कंट्री के साथ कोई गड़बड़ ना कर दे, उन्हें कुछ कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज ना हो जाए, या कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाए तो वो आपस में लड़ ना मर जाए, वो एक संस्था के पास जाए और उनके बीच बचाव वो कर पाए, है ना। तो उसके लिए क्या थी, एक संस्था थी गैट, जो कि 1942 में स्टैब्लिश थी और उसके साथ 23 कंट्रीज थी। बट उसके बाद बनी WTO, जो कि उसका ईयर है 1995, मतलब गैट के बाद WTO का गठन हुआ जो कि हुआ 1995 में। ठीक, देखो इसको पढ़ते हैं। द WTO was founded in 1995 as the successor organization to the General Agreement on Trade and Tariff. GATT was established in 1948 with 23 countries as the global trade organization to administer all multinational trade agreements by providing equal opportunity to all countries in international trade market for trading purpose. However, this had certain problems hence. तो ये बनी और इसके साथ भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो सबके साथ आती ही है, तो ये चीज़ देखिए। अब इसका WTO was expected to establish a rule-based trading regime in which nations cannot place arbitrary restrictions on trade. Its purpose was mainly to expand production and trade in order to have optimum utilization of world resources. ये एक WTO जो स्टैब्लिश हुआ, एक तो ये कि जो नेशन वर्ल्ड वाइड जो ट्रेडिंग कर रहा है वो कैसे एक्सपैंड करे अपना प्रोडक्शन और ट्रेड, और अपने जो वर्ल्ड के यूटिलाइजेशन मतलब जो रिसोर्सेज हैं उनको बेस्ट यूटिलाइज कर सके। ठीक, द WTO एग्रीमेंट कवर trade in goods as well as services to facilitate international trade through removal of tariff as well as in non-tariff barriers and provide better market across all countries. Better being an important member of WTO, India has been in front to frame rule and regulation and safeguard interest of developing world. तो इसका काम ये था देखना कि वर्ल्ड वाइड जो चीज़ें चल रही हैं वो सब प्रॉपर चलती रहे, और इंडिया इसका मेंबर है ही। India has kept commitments toward liberalization of trade in WTO by removing quantitative restrictions on imports and reducing tariff rate. अब लिबरलाइजेशन से पहले 1951 से 90 तक जो पॉलिसी बनी थी उसके अंदर क्या था, टैरिफ और कोटा बताया था ना मैंने आपको। तो उसके अंदर जो चीज़ें थी कि हम इम्पोर्ट नहीं करेंगे, वो चीज़ इंडिया ने हटा दी लिबरलाइजेशन के साथ, कि भाई पूरा खोल दिया, जहाँ मर्जी तुम ट्रेड करो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब पैसा चाहिए था, इकोनॉमी हमारी बड़ी डामाडोल हो रही थी। ठीक, तो वो WTO के साथ में मिलकर काम करने लग गया। WTO का जो हेड क्वार्टर है वो है जेनेवा में, स्विट्जरलैंड में, और इसके साथ में 164 मेंबर्स हैं जो कि 23 ऑब्जर्वर गवर्नमेंट है, मतलब जो ऑब्जर्व करती हैं इसको। अब इसका फंक्शन क्या है, इट फैसिलिटेट द इम्प्लीमेंटेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑपरेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स। जो काम हो रहा है, जो एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है उसको फैसिलिटेट करना। इट एडमिनिस्ट्रेट्स द ट्रेड रिव्यू मैकेनिज्म, ट्रेड रिव्यू देखना, कुछ गड़बड़ ना हो रही हो वही देखना। इट एडमिनिस्ट्रेट द अंडरटेकिंग रूल एंड प्रोसीजर गवर्निंग द सेटलमेंट डिस्प्यूट्स, और अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उसे सेटल करना। इट इज़ अ वॉचडॉग ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, मतलब एक वो देखता रहता है, अपनी नज़र रखे रहता है। इट एग्जामिन द ट्रेड रेजिम्स ऑफ इंडिविजुअल मेंबर्स, हर मेंबर का वो ट्रेड क्या हो रही है क्या नहीं हो रही है इंटरनेशनली उसको वॉच करता है। ट्रेड डिस्प्यूट्स दैट कैन नॉट बी रिसॉल्व थ्रू बायलैटरल टॉक्स आर फॉरवर्डेड टू द WTO डिस्प्यूट सेटलमेंट कोर्ट। अब अगर दो कंट्रीज के बीच में कुछ ट्रेडिंग हो रही है, कुछ भी है, तो उनके कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स भी अराइज हो ही सकते हैं कि कुछ किसी ने उनको चीट कर दिया या कुछ हो गया। अगर उनकी बातों से वो नहीं तय हो पाता है तो फिर वो जो केस है वो WTO की कोर्ट में चला जाता है सेटलमेंट होने के लिए। मतलब ऐसा नहीं है कि दो कंट्रीज आपस में लड़ने मरने के लिए उन्हें छोड़ दिया जाता है, वो फिर उनको सेटल करता है, कोर्ट सेटल करता है वो। ठीक है, इट इज़ अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। इट्स इकोनॉमिस्ट कीप अ क्लोज वॉच ऑन द एक्टिविटीज ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी एंड प्रोवाइड स्टडीज ऑन द मेन इश्यूज ऑफ द डे। तो इसमें जो मैनेजमेंट कंसल्टेंट है वो प्रोवाइड करता है, प्लस इकोनॉमिक्स जो है वो क्लोज वॉच भी रखते हैं कि क्या चीज़ अच्छा है क्या बुरा है, कैसे करें, मतलब ये सारी चीज़ें जो है, मतलब पैसा कैसे जनरेट करें, बेसिकली यही एक एम है। तो उस इंटरनेशनल ट्रेड का भी, तो वो सारी चीज़ें कौन देखता है, वो WTO देखता है। तो इसके अंदर मेन चीज़ें क्या है जो मैंने ये हाईलाइट कर रखी हैं, आप इनको अलग से नोट करो और इन्हें बार बार देखो तो आपको लर्न हो जाएंगे, क्योंकि ये चीज़ें ज़रूर पूछने वाली हैं आपकी एग्जाम में।
अब हम कवर करते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ये इकोनॉमिक रिफॉर्म क्या है? अब ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि भाई जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी डेवलप हुई थी 1951 और 90 तक, तो उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। मतलब हमारी इकोनॉमी बिल्कुल ही गड़बड़ हो गई थी कि बिल्कुल 6-7 दिन का राशन हमें बच रहा था। तो उसके लिए इकोनॉमिक रिफॉर्म मतलब उसमें चेंजेस लाने की बात सोची गई। अब चेंजेस तो तभी लाएंगे ना जब कोई चीज़ें हमारी ख़राब होंगी। तो जब चेंजेस लाए गए तो उसके अंदर क्या हुआ कि हमारी जो जीडीपी थी, मतलब जो चेंजेस, जो रिफॉर्म्स आए, जो अभी हमने पीछे पढ़े, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उसके थ्रू जो रिफॉर्म्स लाए इंडस्ट्रियल में और फाइनेंशियल सेक्टर में, उससे हमारी जो जीडीपी थी वो 5.6% थी पहले 91 में, बट फिर वो 8.2 हो गई 2007 से 2012 तक में। ठीक, तो इसके जो मेन हाईलाइट्स थी वो क्या थी? इंक्रीज इन इकोनॉमिक ग्रोथ। अब इकोनॉमी तो जब जीडीपी बढ़ रही है तो इकोनॉमी तो हमारी ऑलरेडी बढ़ी रही है ना, उसकी ग्रोथ सर्वाइव कर रही है। इनफ्लो ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, भाई फॉरेन इन्वेस्टमेंट जब आया हमारी कंट्री में तो हमारा जो रेट ऑफ मतलब था वो एकदम से बढ़ा। लेकिन सितंबर 2014 में जब मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट लॉन्च हुआ, उससे हमारा जो एफडीआई था थोड़ा सा वो मतलब नीचे गिरा, 48% तक इनफ्लो उसके अंदर हुआ। ठीक, तो क्योंकि मोदी जी ने ये क्या करा कि अपने देश की चीज़ों पे ही आप ज़्यादा फोकस करो, बाहर से मत लाओ या कुछ इस तरह से। अच्छी भी बात है वो बहुत ज़्यादा। राइज इन एक्सपोर्ट, और हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा, मतलब हम कैपिटल गुड्स एक्सपोर्ट करने लग गए। आईटी सॉफ्टवेयर, टेक्सटाइल्स, इन सारी चीज़ों में हमने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। अब जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा, और पहले तो खाली हम इम्पोर्ट करते थे। इम्पोर्ट करते थे तो हमारी पैसा जाता था बल्कि, है ना, तो उससे अब हम एक्सपोर्ट में आ गए। कंट्रोल इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन रेट भी ठीक हुआ। मतलब जैसे जहाँ महंगाई दर 17% थी 91 में, और वो गिरकर 5.48 हो गई 2015-16 की मैं बात कर रही हूँ। अभी करंटली 2020 की तो बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। इंक्रीज इन रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर, और इन जो प्राइवेट सेक्टर का रोल था वो बढ़ा दिया। जैसे पहले जो फर्स्ट प्लान था उसके अंदर क्या था कि सारा कुछ पब्लिक सेक्टर को दे दिया, गवर्नमेंट सेक्टर संभालेगा, लेकिन भैया उनसे संभला वमला नहीं, बल्कि और हालत खस्ता ही हो गई। तो इन्होंने अब फिर क्या था, सारा रोल जो है वो प्राइवेट सेक्टर को दे दिया। पीछे की वीडियोज़ में हम ये सब कुछ पढ़ते आ रहे हैं, तो आप वो देखते ही आ रहे होंगे इस वीडियो पर, तो इसलिए आपको पता है ये सारी चीज़ें। फेलियर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या था? नेग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर। अब जब दूसरी जगह पे ध्यान दे रहे थे तो एक तरफ से ध्यान थोड़ा सा हट भी गया। तो किस चीज़ से हट गया? मतलब कुछ निगलेक्ट हो गया एग्रीकल्चर में, चीज़ें थोड़ी सी खराब होने लगी। जैसे कि रिडक्शन ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट, पब्लिक का इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा रिड्यूस हुआ। सब्सिडीज रिमूव कर ली। सब्सिडीज कौन सी? फर्टिलाइजर्स वगैरह पे जो थी, ठीक है। या लिबरलाइजेशन, रिडक्शन इन इम्पोर्ट ड्यूटीज़ पर भी काम करा इन्होंने, और कैश क्रॉप में शिफ्ट हो गए। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का असर किस पे पड़ा? हमारे एग्रीकल्चर पे पड़ा। अनइवन ग्रोथ इन इंडस्ट्रियल सेक्टर, कैसे हुआ? क्योंकि वहाँ पे जो चीपर इम्पोर्ट्स हैव डिक्रीज द डिमांड फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल गुड्स। तो अगर हम सस्ता चीज़ें इंपोर्ट कर लेंगे तो हमारे जो डोमेस्टिक गुड्स हैं, जो हमारे कंट्री की हैं, उस पर तो फ़र्क पड़ेगा ही ना। आप कोई जैसे चाइनीज़ फ़ोन फटाफट सस्ते आते हैं, चाइनीज़ सामान, अरे 10 रुपये की लड़ी है दिवाली पे लगाने के लिए ले लो, तो वो उस तरफ मूव कर गए, तो थोड़ा सा हमारा ग्रोथ खराब हो गई। ग्लोबलाइजेशन क्रिएटेड कंडीशंस फॉर द फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फॉरेन कंट्री दैट एडवर्सली अफेक्टेड द लोकल इंडस्ट्री एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन डेवलपिंग कंट्रीज। अब अगर ग्लोबलाइजेशन इतना खोल दिया गया कि आप कोई भी गुड्स फ्री हो, खरीदो, बेचो, कुछ करो, तो लोकल जो कंट्री है, लोकल जो इंडस्ट्री है, उस पर तो फर्क पड़ना ही है। देयर वॉज इनएडिक्वेट इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी सच एज पावर सप्लाई, और हमारी जो वैसे की दूसरी फैसिलिटीज़ थी इंफ्रास्ट्रक्चर की, उन पर भी इन्वेस्टमेंट खराब कर दिया इन लोगों ने, कम करना शुरू कर दिया। अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया स्टिल डज नॉट हैव द एक्सेस टू डेवलप कंट्रीज मेक मार्केट्स बिकॉज ऑफ हाई नॉन टैरिफ बैरियर्स। इतने बैरियर्स थे तब भी इंडिया जो है वो पूरी तरह से उभर नहीं पा रहा था। तो ये हमारी इकोनॉमिक रिफॉर्म के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है, जो कि हमने ये पूरा पढ़ लिया, और एकदम ये स्टोरी की तरह से ये एक चैप्टर है जो आपको बहुत ही ईजी पड़ेगा। आप इसको पढ़िए दोबारा से, और ये चैप्टर हमारा यहीं फिनिश होता है। थैंक यू सो मच।